नमस्कार दोस्तों, आज अपन बात करने वाले हैं रेड डाटा बुक के बारे में। नाम तो सुना होगा रेड डाटा बुक, इसी के बारे में आज अपन जानकारी लेंगे। रेड डाटा बुक क्या है, इसका इतिहास क्या है, रेड डाटा बुक के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। ठीक है, तो ये सब जानकारी अपन लेंगे। शुरुआत करते हैं अपने वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं रेड डाटा बुक क्या है। रेड डाटा बुक पर्यावरण से संबंधित एक बुक है जिसके अंदर पेड़ पौधों की, जानवरों की और कवकों की जानकारी रखी जाती है। पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ पर भी कवकों की जानकारी जो है, पेड़ पौधों की और जानवरों की जो जानकारी है, उनकी जितनी भी प्रजातियाँ हैं उन सब का उल्लेख रेड डाटा बुक में किया गया है। और रेड डाटा बुक में उन सभी प्रजातियों का उल्लेख किया गया है जिनके बारे में सामान्य लोगों को पता नहीं होता है और जो रिसर्च के लिए प्रयोग की जाती है। तो यह हो जाता है अपना रेड डाटा बुक। तो रेड डाटा बुक के अंदर पेड़ पौधों की, जानवरों की और कवकों की प्रजातियों का उल्लेख किया गया है। तो ये हो गई अपनी रेड डाटा बुक। अब इसके इतिहास की बात करते हैं। तो रेड डाटा बुक के इतिहास की बात की जाए तो सोवियत संघ, आपने नाम सुना होगा, वर्ष 1961 से 1964 के समय की बात है। तब वहाँ के जीव वैज्ञानिक जो थे उनके द्वारा रेड डाटा बुक बनाई जाती है। उन्होंने रेड डाटा बुक इसलिए बनाई थी ताकि वो अपनी रिसर्च के लिए इन्फॉर्मेशन इकट्ठा कर सके और उसको एक जगह एकत्रित कर सके, इसलिए उन्होंने रेड डाटा बुक का निर्माण किया था। और तब उन्होंने रेड डाटा बुक का निर्माण किया और उसके बाद इसको रशियन रेड डाटा बुक और सोवियत संघ की रेड डाटा बुक के नाम से भी जाना जाने लगा। बाद की बात करें तो बाद में इसी रेड डाटा बुक को बाद में IUCN ने अपना लिया। IUCN एक मंत्रालय है, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। तो यह इसकी फुल फॉर्म हो जाती है। और यह जो IUCN मंत्रालय है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण के संरक्षण से संबंधित यह कार्य करता है। तो इसका जो हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में है और 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। तो इसी रेड डाटा बुक की जानकारी जो है वो अब की टाइम पर अपडेट करता है कौन? IUCN मंत्रालय। वर्तमान में सारी की सारी देख रेख रेड डाटा बुक की कौन करता है? IUCN मंत्रालय करता है। अब बात करते हैं रेड डाटा बुक के अंदर क्या है। तो रेड डाटा बुक के अंदर ये तो मैंने आपको बता दिया कि पेड़ पौधे, जानवर और कवकों की प्रजातियों का उल्लेख मिलेगा। इसी के साथ में वहाँ पर अलग अलग कलरों से दर्शाया गया है, अलग अलग कलरों के प्रयोग से उसको दर्शाया गया है। जैसे कि वहाँ पर काले कलर से जिन प्रजातियों को दर्शाया गया है तो उसका मतलब हो जाता है कि वह प्रजातियाँ अब विलुप्त हो चुकी है और कहीं भी अपने को देखने को नहीं मिलने वाली। तो जो प्रजातियाँ विलुप्त हो गई है उसको काले कलर से दर्शाया गया है। और अगर अपन बात करें पूरी दुनिया में, तो पूरी दुनिया में काले कलर से दर्शाई जाने वाले मुख्य रूप से एक तो है मॉरिशस का डोडो पक्षी, और एक है यात्री कबूतर, और एक हो जाता है सफ़ेद गेंडा। तो ये कुछ है जो हमें देखने को मिलते हैं काले कलर से दर्शाए हुए, जो कि रेड डाटा बुक में आज के समय में देखते हैं। इसके साथ में बात करें अपन लाल कलर की, तो लाल कलर से किन को दर्शाया गया है? लाल कलर से उन प्रजातियों को दर्शाया गया है जो किसी न किसी रूप में खतरे में है। तो इस रंग की जो भी सूची है उसमें उन पेड़ पौधों, उन जानवरों और उन कवकों की प्रजातियों को रखा गया है जो किसी न किसी रूप में खतरे में है या फिर विलुप्त होने वाले हैं। तो उन्हीं को इस रेड डाटा बुक में दर्शाया गया है। और लाल कलर की बात करें तो लाल कलर से जो दर्शाए गए हैं उनमें नाम आता है अफ्रीकी का जंगली कुत्ता, एशियाई हाथी और ब्लू व्हेल। ये मोटे मोटे नाम हैं जो लाल कलर से रेड डाटा बुक में दर्शाए गए हैं। एक बात कर लेते हैं एम्बर कलर की। यह कलर जो होता है वो पीला कलर ही होता है। तो इसी पीले कलर से उस प्रजाति को दर्शाया जाता है जो इस पर किसी न किसी तरह से खतरा मंडरा रहा हो। जैसे कि हमारे भारत की बात कर लेते हैं तो काला हिरन है, बारहसिंगा है। इन पर किस तरीके से शिकारी लोग शिकार करते हैं इनका, तो इसीलिए उनको एम्बर कलर से दर्शाया गया है। जो प्रजाति किसी न किसी प्रकार से खतरे में है उसको एम्बर कलर से दर्शाया गया है। इसमें काला हिरन, बारहसिंगा और जंगली बकरी का नाम देखने को मिलता है। और इसी में एक सफ़ेद कलर भी होता है जिसका मतलब होता है कि पूरी दुनिया में अगर कोई यूनिक प्रजाति है तो उसको सफ़ेद कलर से दर्शाया गया है। जैसे कि लाल भेड़िया और गोबी का जो भालू है जो मंगोलिया में है, ज़्यादातर वहीं की मिलते हैं। तो ये जो है
वो सफ़ेद कलर के हैं, यूनिक प्रजातियां हैं। हरे कलर से उनको दर्शाया जाता है जो सामान्य रूप से धरती पर उपलब्ध है। ग्रे कलर से उनको दर्शाया जाता है जो या तो किस तरीके से, तो ग्रे कलर से कौन सी प्रजातियों को दर्शाया गया है, तो ग्रे कलर से उन प्रजातियों को दर्शाया गया है जिनके बारे में हमें जानकारी उपलब्ध नहीं है, जिनके बारे में हमें जानकारी नहीं मिल रही है, उनको ग्रे कलर से दर्शाया गया है। तो ये कुछ 6 कलर हो जाते हैं जिनका प्रयोग किया जाता है इसमें दर्शाने के लिए। बात करते हैं रेड डाटा बुक की फिर से। तो रेड डाटा बुक का फ़ायदा क्या है? रेड डाटा बुक का सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि इसमें किसी भी प्रजाति के विलुप्त होने की जानकारी हमें मिल जाती है। उस प्रजाति की जनसंख्याओं के बारे में मिल जाती है जानकारी कि कौन सी प्रजाति के कितने पक्षी, कितने जानवर, कितने पौधे और कितने कवक अभी भी जिंदा हैं, मतलब अभी भी है, तो उनके बारे में जानकारी हमें रेड डाटा बुक में मिल जाती है। और रेड डाटा बुक के और भी फ़ायदे हैं। अगर कोई पर्यावरण का संरक्षण करना चाहता है तो वो क्या करेगा, यहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकता है। यहाँ पर उसको पूरा का पूरा निर्देश, पूरी की पूरी जानकारी मिलेगी कि किस तरीके से उसका संरक्षण किया जाना है। तो ये जानकारी भी इस रेड डाटा बुक में मिलती है। शोध करने वालों के लिए यहाँ पर और भी बढ़िया जानकारी मिल जाती है कि उनको अलग अलग प्रजातियों से संबंधित जानकारी यहाँ पर मिल जाती है। तो रिसर्च करने वालों के लिए भी फ़ायदेमंद है। अगर कोई पर्यावरण का संरक्षण करना चाहता है तो उसके लिए भी फ़ायदेमंद है। और बात करें अपन इसकी उद्देश्य की, तो रेड डाटा बुक का जो सर्वप्रथम 1961 से 1964 में सोवियत संघ ने बनाया था, तो उस समय इसका जो उद्देश्य रखा गया था वो केवल रिसर्च के लिए रखा गया था और इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने का उद्देश्य रखा गया था। लेकिन वर्तमान में इसका प्रयोग जो प्रजातियां विलुप्त हो रही है उनके संरक्षण में सर्वाधिक किया जा रहा है। विश्व की सभी सरकारें किसी भी प्रजाति का उल्लेख रेड डाटा बुक में आने के बाद में उसका संरक्षण किस तरीके से किया जाएगा उस पर ज़्यादा ध्यान देने लग जाती है। तो ये हो जाती है हमारी रेड डाटा बुक के बारे में जानकारी जो अपन ने देखी। तो ये थी हमारी एक छोटी सी वीडियो जिसमें अपन ने रेड डाटा बुक के बारे में जानकारी ढूंढने की कोशिश की है। तो धन्यवाद दोस्तों।